हाँ जी, नमस्कार सभी का। डे 24 एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर 12 में आज हमने शुरू करना है मॉडर्न इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस लेक्चर के अंदर जो हम चीजें कवर करेंगे कि कैसे उसका एक ब्रॉड आउटलुक हम सारा का सारा इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हुए कलोनियलिज्म को समझते हैं। कलोनियलिज्म क्या था, क्या पॉलिसी थी, क्या इसके रेपरकशंस थे। देखो, कलोनियलिज्म अपने आप में जब वर्ड यूज किया जाता है वो इस चीज में यूज किया जाता है कि जो एक कंट्री कंट्री मान लेते हैं किसी और कंट्री के वहां जाती है, कंट्री बी मान लेते हैं, इस कंट्री को के ऊपर वो अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेते हैं विद सोल पर्पस कि यहां से सारा का सारा जो मटेरियल है वो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाए कि ए कंट्री का बेनिफिट हो। यानी कि बी कंट्री सिर्फ उनकी एक ऐसी टेरिटरी बन के रह जाए जो ए कंट्री को सर्व करने के लिए बनी हो। ये कॉलोनियलिज्म की बेसिक डेफिनेशन का क्रक्स है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करती है ताकि वो खुद बेनिफिट कर सके और दूसरे को अपने सर्विसेज के लिए रख सके। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं कॉलोनियलाइजेशन या कॉलोनियलिज्म। ठीक है, और कॉलोनी बनाने के लिए। तो यही सारी इसकी टर्मिनोलॉजीज थी। अब देखो, जो ब्रिटिश थे उनके इंडिया आने से कहीं पहले आपके सबसे पहले पोर्चुगीज इंडिया आए हैं। वो पोर्चुगीज इंडिया आने की जो पूरी कहानी है, क्यों आए वो इंडिया, उसके बारे में बताता हूं। देखो, ऐसा नहीं है कि यूरोप और इंडिया के बीच में कोई रिलेशंस नहीं थे। एंशियंट टाइम से आपके सिल्क रूट चलता आ रहा था जो चाइना और इंडिया से शुरू होता था और यूरोप तक जाता था। ठीक है, तो बहुत ही एक्टिव ट्रेड कनेक्शंस थे। जो सारा का सारा ट्रेड इंडिया चाइना से, बहुत सारी चीजें, जैसे चाइना से सिल्क, सिल्क नाम वहीं से आया है। एक टाइम पे सिल्क बनाने का जो ट्रेड सीक्रेट था वो सिर्फ चाइना को पता था, कि दुनिया को बताते ही नहीं थे। तो इस कारण चाइना इस चीज में बहुत फेमस था। इंडिया से जैसे ब्लैक पेपर होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें इंडिया से भी जाती होती थी। ये सारी की सारी चीजें इंडिया से यहाँ से पास होते हुए, मतलब सारे मिडल ईस्ट, ये सारे एरिया से पास होते हुए यूरोपियन कॉन्टिनेंट तक पहुंचती थी और वहां पे बहुत अच्छे दामों पे बेची जाती थी, जिससे इंडिया चाइना काफी कमा रहे थे। इसीलिए मुगल्स के टाइम पे, जब मुगल्स का दौर था उस टाइम पे, तो आते आते इंडिया चाइना दुनिया के सबसे अमीर देश थे। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड यहां से जाता था। ठीक है, इवन जब मतलब मुगल्स के टाइम पे तो हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन गए थे एक टाइम पे। चाइना हमसे थोड़ा सा ही पीछे, इंडिया चाइना एक दूसरे से ऊपर नीचे जाते रहते थे हिस्ट्री में। तो बहुत बड़ा दुनिया का 50% से ज्यादा ट्रेड सिर्फ इंडिया और चाइना से था। तो दुनिया डिपेंड करती थी हम दोनों पे। इस कारण यूरोप भी बहुत सारी कॉमोडिटीज के लिए हम हमारे ऊपर डिपेंड करता था। इसी दौरान ये जो आपके 1400 1500 के जो साल थे, इस टाइम पे आपके यूरोप के अंदर ना रेनेसां भी शुरू होता है। अब ये रेनेसां क्या होता है? रेनेसां का मतलब होता है अवेकनिंग। ठीक है, जागरूक होना। ठीक है, एनलाइटनमेंट। लोग इस एरा के टाइम यूरोप में सवाल उठाने लगे अलग अलग चीजों के ऊपर कि ये चीज क्यों होती है, राजे की बात क्यों माननी चाहिए, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ऐसी सारी चीजों के ऊपर सवाल उठाने लगे। आर्ट के ऊपर ध्यान दिया गया। दुनिया की एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी ध्यान दिया गया कि दुनिया कितनी बड़ी है, इसे एक्सप्लोर किया जाए। तो इस चीज में ये जो वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन थे, इसमें सबसे आगे थे पोर्चुगल का देश। पोर्चुगल के वहां के जो राजे थे और इवन जो प्रिंस थे, प्रिंस हेनरी करके, कहा दिया कि सारी दुनिया में अलग अलग जगहों पे नेविगेशन करो। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों पे सेल कर रहे थे। उसकी स्पॉन्सरशिप वहां की गवर्नमेंट से आ रही थी, तो इस कारण लोग जा रहे थे हर जगह। नई नई आइलैंड्स, नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई कॉलोनीज बना रहे हैं वो। इस सारी चीज के बीच में क्या हो रहा है, मतलब एक एक्सप्लोरेशन का और मुद्दा बना। देखो, यहाँ पे ना बीच में, इस पूरे ट्रेड रूट के बीच में था आपका ओटोमन एम्पायर।
अब ओटोमन एम्पायर ने कंडीशन ये लगाई हुई थी, यूरोप और इनकी बनती नहीं थी, ये मुस्लिम एम्पायर था, ये क्रिश्चियंस थे, इनके आपस में हिस्टोरिकली बनती नहीं थी। तो ओटोमन एम्पायर ने एक कंडीशन लगा दी थी कि हमारे यहां से देखो कोई भी ट्रेड जो यूरोप को जाएगा ना, वो सिर्फ मुस्लिम ट्रेडर्स ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अब इंडिया चाइना के लिए उन्होंने ऑप्शन छोड़ी थी कि आप ये जो बॉर्डर्स हैं ओटोमन एम्पायर की, आप यहाँ पे आके सामान बेच दो मुस्लिम ट्रेडर्स को, यहां से आगे ये मुस्लिम ट्रेडर्स जाके यूरोप में सामान बेच देंगे। ठीक है, इन्हें इन्हीं से ही खरीदना पड़ेगा, वो इंडियन से या चाइनीज से अब डायरेक्टली नहीं खरीद पा रहे। अब इसके कारण देखो इंडिया चाइना को क्या प्रॉब्लम थी, हमें तो यहाँ पे वही रेट मिल रहा था, लेट्स सपोज कोई चीज हम 5 रुपए की बेच रहे हैं, वो यहाँ पे 5 की बिक रही थी, हमें कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं था। प्रॉब्लम थी यहाँ पे यूरोपियंस को, जो चीज ही हमसे 5 के खरीद रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था इनकी मोनोपोली बन चुकी है, ये चीज यहाँ पे 100 की भी करके बेच रहे थे, जिसके कारण यूरोप में हद से ज्यादा महंगाई बढ़ने लगी। इसके कारण एक एंडेवर शुरू हुआ कि कोई रूट ढूंढो इंडिया तक जाने का, समुंदर से। लैंड रूट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बस उसके बीच में ओटोमन एम्पायर आ गया, तो समुंदर से रूट ढूंढने का पूरा पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। कारण सबसे पहले करते कराते पहले वो अफ्रीका के बिल्कुल सदर्न टिप तक पहुंच पाए, उसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। उसे फिर क्रॉस करके फाइनली वो इंडिया पहुंचते हैं। ठीक है, यहां पे जब वो पहुंचे, सबसे पहले जो पर्सन थे वो थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा सबसे पहले आपके इंडिया में पहुंचते हैं कलिकत करके जगह में। ठीक है, वहां के किंग जिमोरिन इंडिया में उनका वेलकम भी करते हैं, क्योंकि फिर से यूरोप और इंडिया में डायरेक्ट कनेक्शन ओपन किया गया। तो सबसे पहले पोर्चुगीज पहुंचते हैं। देखो पोर्चुगीज पर इंडिया में जब पहुंचते हैं, उन्हें एक रियलिटी हिट करती है कि यहाँ पे ये जो अरेबियन कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, ये सारे, ये भी ना इंडिया में ट्रेड करते आते रहते थे। तो यहाँ पे इंडिया और उसमें यहाँ सी से इस एरिया में ट्रेड्स बहुत एक्टिव थे। अब इसके कारण यहाँ पे ये सारे के सारे समुंदर के अंदर ना अरब्स का कंट्रोल था। अरब्स किसी और को ट्रेड करने देते ही नहीं थे। अरब ट्रेडर्स जो थे वो अपने साथ बॉम्ब सब कुछ लेके चलते थे, किसी और को ट्रेड ही नहीं करने देना, उनकी शिप्स डुबा देनी है। अब जब पोर्चुगीज पहुंचे, पोर्चुगीज को भी यही चैलेंज फेस करना पड़ा, यहाँ पे उनकी भी बहुत सारी शिप्स डुबाई गई पहले वाले टाइम पे। पर अब हुआ क्या था, क्योंकि वो इतने डीप वाटर्स में ट्रैवल करते रहे थे और ओवर द टाइम उन्होंने अपनी शिप्स को इंप्रूव कर लिया था, तो पोर्चुगीज की शिप्स ना ज्यादा बेहतर थी, ज्यादा तेजी से भी चलती थी, ज्यादा लीथल वेपन्स भी कैरी करती थी। इस कारण यहाँ पे एक बैटल छिड़ी अरब्स और पोर्चुगीज के बीच में, जिसमें से पोर्चुगीज जीत गए और अरब्स को उन्होंने हरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अरब्स का सारी मोनोपोली खत्म करके पोर्चुगीज ने, तो ये सबसे पहली स्टैब्लिशमेंट थी। देखो पर पोर्चुगीज लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी आगे, देखो जो छोटी टिट्स एंड बिट्स हैं हिस्ट्री के, वो सारे हम मेन मॉडर्न इंडिया के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल चैप्टर, यहाँ पे ब्रॉड व्यू। बाद में उन्होंने अपनी कैपिटल गोवा भी बनाई। ठीक है, जहां पे उन्होंने पूरी अपनी सिटी के तौर पे बसाना शुरू किया। गोवा उन्होंने प्रॉपर एज अपना सेंटर बनाना शुरू किया, अपनी कैपिटल टू दी इंडिया उन्होंने गोवा बनाई। ये जो गोवा उन्होंने कैपिटल बनाई थी, यहाँ पे ना उन्होंने बहुत सारी फोर्सफुल कन्वर्जन्स भी करनी शुरू की, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू किया, पोर्चुगीज भाषा सिखानी शुरू की, पोर्चुगीज कल्चर सिखाना शुरू किया। इसके कारण भी जो बाकी एरियाज थे, मतलब दो कारण थे, पोर्चुगीज इंडिया में ज्यादा कामयाब नहीं थे। देखो एक तो ये कन्वर्जन मूवमेंट्स, ये सारी चीजों के ऊपर जो पोर्चुगीज का फोकस था ना, इसके कारण, क्योंकि इंडिया में क्रिश्चियनिटी कोई बड़ा रिलीजन नहीं था, इस कारण इंडिया के अंदर बहुत ही वो अनपॉपुलर हो गए कि ये लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो यहाँ पे हुई वो ये थी कि पोर्चुगीज जो एक्चुअली जो स्टार्टिंग में आए थे ना, इवन वास्को डिगामा, ये ना ट्रेडर से ज्यादा ना लुटेरे थे। इन्हें इन चीजों में इंटरेस्ट कम होता था कि सामान खरीद के लेके जाएं और वहां जाके बेचें। इन्हें ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब सामान खरीदते भी थे, पर दूसरा इन्हें इंटरेस्ट इस चीज में होता था कि अगर कोई यहाँ पे शिप शुप मिल जाती है जो सामान लेके जा रही है, इस शिप के ऊपर अटैक करेंगे, इस सारी शिप से सामान चोरी करके ले जाएंगे।
तो ये जब न्यूज बाकी इंडिया की जगहों पे फैलने लगी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पोर्चुगीज के खिलाफ ट्रेडर्स के अंदर नफरत पैदा होने लगी कि ये लोग अच्छे लोग नहीं है, ट्रेडर्स नहीं है, तो इनके साथ इतना ट्रेड नहीं करना। इसी कारण जो आपके फ्रेंच और आपके जो ब्रिटिश थे वो बाद में ज्यादा पॉपुलर रहे इंडिया में, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी थी, ये दोनों पॉलिसीज ही लोगों को पसंद नहीं आई। ठीक है। ये सारे के सारे लोग, ये पोर्चुगीज तो खैर ज्यादा कामयाब हो नहीं पाए, पर मैं फ्रेंच और ब्रिटिश की बात करूं, वो भी सारे के सारे लोग इंडिया में ट्रेड करने ही आए थे, कॉमोडिटीज खरीदने आए थे, सारी की सारी जो यूरोप में बहुत बड़ी डिमांड में है कि इंडिया से खरीदे वहां ले जाए। पर धीरे धीरे जब इन्हें एहसास होने लगा कि देखो इंडिया के अंदर बहुत सारी राइवलरीज हैं राजाओं में आपस में, और ये आपस में इतने आपस में लड़ाइयों में खोए हुए हैं, इन्हें दो चीजों का ध्यान ही नहीं है। एक तो आपस में यूनिटी बना के ये जो पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर राज कर सकते हैं, इसके ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। दूसरा, इसके कारण मतलब ये अपनी ही अय्याशी में डूबे हुए हैं। ठीक है। और जो पहली चीज के साथ जुड़ता हुआ पॉइंट कि इतनी ज्यादा आपस में रंजिशों में तो खोए हुए थे, पर अपनी मिलिट्री मिलिट्री को अपग्रेड करने में कोई ध्यान नहीं दे रहा। वही पुराने जमाने से लड़ने के तरीके, वही पुराने जमाने की फौज की, मतलब जब लड़ाई होगी आम जो किसान थे उन सबको इकट्ठा कर लिया, लड़ाई के लिए चल पड़े। कोई स्पेशल ट्रेनिंग वो सब कुछ बहुत कम लोगों को मिलती थी पहले। ठीक है। फौज कोई रेगुलर जैसे आज आर्मी है, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर आर्म्स, सब कुछ, वो वाली चीज नहीं एग्जिस्ट करती थी इंडिया में। ये यूरोपियन कंसेप्ट था जो इंडिया में आया बाद में। राजाओं ने, जैसे इंडिया में आपके टीपू सुल्तान और आपके महाराजा रंजीत सिंह जैसे लोगों ने इसे अडॉप्ट किया, पर ये ओरिजिनली इंडिया में नहीं था ये कंसेप्ट। ठीक है। कि इस तरीके से मॉडर्न आर्मीज जो गन्स यूज करें, सब कुछ करें, तो जब यूरोपियंस आए उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा कि हमारी आर्मीज, छोटे साइज की आर्मीज, इंडिया की बड़ी आर्मी के सामने भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि हमारे पास वेपन ज्यादा बेटर है। दूसरा, ये आपस में इतनी लड़ाइयों में खोए हुए हैं कि इन्हें आपस में अगर लड़ा दें तो हमारा काम अपने आप बन जाएगा। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी, बाद में मतलब ब्रिटिश के टाइम की बात करूं, जिन्हें सबसे बड़ा एम्पायर इंडिया के अंदर बनाने की कैपेबिलिटी दी। ठीक है। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 1600 में हुई थी। ठीक है। उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ जो वहां की अभी रानी थी उनसे परमिशन ली। इंग्लैंड के अंदर ये कंपनी बनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है। ये कंपनी प्राइवेट थी। इसका मेन पर्पस क्या था? देखो रानी के पास मतलब वो क्यों गए थे, उसका मेन पर्पस क्या था? देखो उन्होंने ये कहा था कि यूरोप के अंदर ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे, क्योंकि पोर्चुगीज जा चुके थे, डच जा चुके थे, फ्रेंच इनसे बाद में आते हैं, तो इतने सारे लोग ऑलरेडी इंडिया पहुंचे हुए हैं, ऑलरेडी इंडिया की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। हम आपसे ये चाहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर अंदर जो यूके की टेरिटरीज हैं, इंग्लैंड के अंदर अंदर हमें मोनोपोली, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी जाए कि सिर्फ हम इंडिया ईस्टर्न वर्ल्ड में जाएं, ट्रेड कर सकें इंग्लैंड से, यानी कि ब्रिटिश कोई और कंपनी उस साइड ट्रेड नहीं कर पाई। तो रानी को उन्होंने शेयर होल्डर भी बनाया अपनी कंपनी में, और इससे परमिशन भी ले ली कि हाँ आप अकेली कंपनी हो गई जो इंडिया ईस्टर्न वर्ल्ड में जा सकते हो और सिर्फ आप ही ट्रेड कर सकते हो, हम ब्रिटेन से और किसी कंपनी को अलाउ नहीं करेंगे। और दूसरा, क्योंकि उन्होंने रानी को इन्वॉल्व कर लिया था, रानी ने अपने साथ अपनी रॉयल नेवी भी भेजी, क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो पोर्चुगीज ऑलरेडी वहां पे हैं, उन्होंने गोवा अपना बेस बनाया हुआ है, और ठीक है फ्रेंच अभी नहीं आए थे, पर उन्हें यही था, पहले पोर्चुगीज ही थ्रेट थे कि पोर्चुगीज अगर हम वहां जाएंगे, ये सारे यूरोपियंस भी ना आपस में लड़ते रहते थे, उन्हें ये था कि हम जैसे ही वहां जाएंगे पोर्चुगीज से पक्का लड़ाई होगी। तो ब्रिटिश ने अपनी नेवी अपने साथ भेजी इनके। ये पूरा पूरा एक आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। इसके कारण इनके सारे जो डिफेंसेस हमेशा से रहे हैं ना, वो यही है कि समुंदर को प्रोटेक्ट करके रखो, हमारे लैंड के ऊपर कभी हमला नहीं होगा। इसके कारण इनका मेन फोकस हमेशा नेवी पे रहा है कि नेवी स्ट्रांग होनी चाहिए। इनकी नेवी इसी कारण पोर्चुगीज से भी बेटर थी। तो इसीलिए जब ये फिर ये भी इंडिया की साइड आए, पोर्चुगीज और इनमें भी झड़प हुई, फाइनली इंग्लिश जीत पाए इस पूरी चीज को।
ठीक है, क्लियर है। तो बहुत सारी लड़ाइयां, एक दूसरे शिप्स डुबाना, सब कुछ हुई, पर फाइनली जाके आपकी ब्रिटिश इंडिया के अंदर पोर्चुगीज के ऊपर जीत जाते हैं। फाइनली जो आपस में टकराने के लिए पावर्स बचती हैं वो ब्रिटिश बचते हैं, और बाद में जो फ्रेंच आते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत ही फियर्स बैटल्स होती हैं। बाकी सारे के सारे छोड़ के चले गए थे और जगहों पे, कोई फिलीपींस चला गया, कोई वियतनाम चला गया, कोई इंडोनेशिया चला गया, अलग अलग ये सारी जगहों पे वो मूव कर गए। पर मेन इंडिया को लेके ये दो एरियाज में बैटल, बाद में फ्रेंच भी छोड़ के चले गए थे, पर सबसे ज्यादा टकराव इन दोनों पावर्स में हुआ काफी टाइम पे। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया का बंगाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट देखो। बंगाल क्यों, बंगाल के बारे हम क्यों पढ़ते हैं? देखो, सबसे पहले ऐसा नहीं था, ब्रिटिश सबसे पहले इंडिया में सूरत और ये सारी जगहों पे आए थे। उन्होंने अपना सबसे जो मेजर बेस बनाया था वो नीचे मद्रास बनाया था। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे, उन्हें पोर्चुगीज से मिल गया था, पोर्चुगीज और उनकी रॉयल फैमिलीज में शादियां हुई थी, डॉरी में बॉम्बे मिला था। पर इंडिया में राज करने के लिए ना सबसे ज्यादा जो उन्हें काम आया वो था बंगाल। बंगाल था सेंटर पीस सारी चीजों का। ऐसा क्या था बंगाल में? मीर प्रोविंस था। इंडिया के सबसे बड़े मर्चेंट्स यहाँ पे रहते थे। इंडिया का 30% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ बंगाल से जाता था। बाकी सारे इंडिया से, बाकी 70%, सिर्फ एक स्टेट से 30%। तो बहुत अमीर, बहुत ही पावरफुल स्टेट थी बंगाल। ठीक है, और क्योंकि जमीनें भी फर्टाइल हैं, एग्रीकल्चर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ये बंगाल ने ब्रिटिश की लॉन्ग टर्म में किस्मत बदली। देखो, बंगाल ओरिजिनली ये भी मुगल्स के अंडर ही था। उस जमाने में सिर्फ जब मुगल राज था, औरंगजेब अभी जिंदा था उस टाइम पे, ब्रिटिश सिर्फ परमिशन लेके रिवर हुगली के बिल्कुल साथ में अपनी फैक्ट्री लगा पाए थे। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री बंगाल की। ठीक है, पहली, सबसे पहली इंडिया के अंदर नहीं, ये तो 1651 में जाके लगी है, पहली बंगाल में फैक्ट्री उन्होंने वहां लगाई। देखो यहाँ पे, पर धीरे धीरे मुगल एम्पायर जो था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, वो दिख रहा था कि डिक्लाइन पे है। अब औरंगजेब की डेथ के बाद, खासकर उसके बाद, एक यंग नवाब जब कुर्सी पे बैठते ना, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान जो थे, ये बंगाल के पहले रूलर रहे, उनके ग्रैंडसन थे सिराजुद्दौला। ये इनके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, सिराज, ए भी आएगा, ए जे, यहाँ है सिराजुद्दौला। इनके साथ खासकर इंग्लिश कंपनी की झड़प हुई, ब्रिटिश कंपनी की झड़प हुई, किस चीज को लेके? देखो, हुआ क्या था, हुगली रिवर के साथ दोनों ने, एक साइड पे देखो, फ्रेंच और ब्रिटिश की ना बिल्कुल ही नहीं बनती है ये हिस्ट्री में, वर्ल्ड वॉर्स के टाइम जाके बनने लगी, उससे पहले नहीं बनती थी इनकी। ब्रिटिश और फ्रेंच ऐसे होते थे, कोई एक जगह फैक्ट्री खोलता था ना, दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट साइड अपनी खोल लेता था। अब दोनों को एक दूसरे से डर भी लगा रहता था, और जी ये सब कुछ रखना शुरू कर देते थे। यंग नवाब को खबर मिली कि ये दोनों अपनी दीवारें बना रहे हैं, किलाबंदी कर रहे हैं, किला बना रहे हैं। अब तुम्हारा राज हो, तुम नवाब हो, तुम सोचो, तुम्हें न्यूज आए कि तुम्हारे यहाँ पे कोई किले बना रहा है, तुम्हें अच्छा तो नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा तुम्हारे यहाँ पे बगावत करने की ये सोच रहे हैं। तो इसने दोनों, सिराजुद्दौला ने दोनों को न्यूज पहुंचाई, इंग्लिश को भी और फ्रेंच को भी, कि किलाबंदी बंद कर दो, ये मत करो, मेरे यहाँ पे तुम कोई नहीं लड़ोगे। फ्रेंच ने बात मान के किलाबंदी करनी बंद कर दी। इंग्लिश नहीं रुके, वो तब भी किलाबंदी करते रहे। इससे सिराजुद्दौला को गुस्सा चढ़ा और उन्होंने इनकी फैक्ट्री के ऊपर हमला कर दिया। कई लोग तो यहाँ नदी के सहारे लेके भाग गए। ठीक है, 10-15 लोग तो, बाकी सारे के सारे लोगों को अंदर ही एक सिंगल तहखाने में बंद कर दिया गया। और यहाँ पे एक माना जाता है, एक ट्रेजेडी हुई जिसे कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। हुआ क्या था, सिराजुद्दौला ने सबको कैद खाने में बंद करने का हुक्म दिया। कैद खाने में एक सिंगल जेल के अंदर सबको, 200-250 लोगों को एक ही जेल में डाल दिया। अब उससे हुआ क्या, सफोकेशन के कारण वो ज्यादातर सारे लोग मर गए, क्योंकि इतनी भीड़ भड़ाके में सारा रात पड़े रहे कि वो सुबह तक ज्यादातर उसमें से मर चुके थे। ये बात जब
मद्रास जो उनका मेन सेंटर थी वहां पे पहुंची, क्योंकि कुछ लोग यहाँ बंगाल से बच के भाग गए थे। उन्होंने न्यूज पहुंचाई मद्रास तक कि हमारे ऊपर ऐसे हमला हुआ और उसमें इतने लोग मारे जा चुके हैं, हमारी मदद के लिए लोग भेजो। तो मद्रास से एक रेजिमेंट बंगाल चल पड़ी। उस रेजिमेंट का जो हेड था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क की पोजीशन से शुरू किया था इसने ईस्ट इंडिया कंपनी में, पर धीरे धीरे अपनी स्मार्टनेस से राइज हो, ठीक है, तो काफी बड़ी पदवी तक भी पहुंचा है। ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी इसके खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव को बदला लेने के लिए भेजा गया, पर रॉबर्ट क्लाइव को पता था अगर मैं डायरेक्टली जाके झड़प जाऊंगा, नवाब की सेना इतनी बड़ी है कि वो मारा जाएगा। ठीक है, नवाब के पास वेपन्स खरीदने के लिए पैसा था, फ्रेंच सपोर्ट भी उसे पता था कर देंगे, तो इस कारण वो डायरेक्टली नहीं लड़ सकता था। तो उसने सिराजुद्दौला के एम्पायर के अंदर जो क्रैक्स थे, दरारें थी, उन्हें ढूंढना शुरू किया। कौन लोग सिराजुद्दौला से खुश नहीं है? उसे मेन लोग जो मिले, देखो सिराजुद्दौला था, उसके अलावा उसे पता चला जो एक्चुअली सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर है, आर्मी कमांडर है, वो है मीर जाफर। और ये अंकल लगता था सिराजुद्दौला का, ये मिलिट्री कमांडर भी था उसकी फोर्सेस का, उसका अंकल भी था। ठीक है, ओरिजिनली मीर जाफर के मन में भी ये था कि मैं नवाब बनूं, ठीक है, पर उसकी जगह सिराजुद्दौला जो उसे उम्र में छोटा था वो उसे नवाब बना दिया गया था। तो मीर जाफर के मन में बहुत ज्यादा था कि यंग सब आदमी कहाँ आके बैठ गया, मुझे कुर्सी चाहिए। तो आपस में परिवार में रंजिशें तो चलती रहती थी, पर स्टिल वो आर्मी कमांडर की उसने चुपचाप पदवी संभाल ली थी कि कुछ तो मेरे पास रहे ही रहे। ठीक है, पर उसके मन में था, उसने कई जगहों पे लोगों को बताया, उसमें से एक जो लोग था वो था जगत सेठ। जगत सेठ एक टाइम पे बंगाल के सबसे अमीर आदमियों में से था। ठीक है, जगत सेठ इतना अमीर था कि जो बंगाल की पूरी ट्रेजरी थी, जो सिक्के भी मिंट किए जाते थे, वो जगत सेठ के अंडर मिंट किए जाते थे। जगत सेठ बैंकर भी था, मर्चेंट भी था, ट्रेजरर भी था, ये सब कुछ भी था। अब सिराजुद्दौला ने जब पावर संभाली थी उसके बाद ना उसने जगह जगह पे कोई भी जो उसके खिलाफ खड़ा हो रहा था, ये सारे मेरे दुश्मनों को खत्म कर देना है मैंने बंगाल में से। इसके कारण देखो, जब भी लड़ाइयां होती हैं इसके कारण प्रॉब्लम आती है ट्रेड में, क्योंकि ट्रेड नहीं हो सकता जब वॉर्स चल रही हैं। उसका घाटा होगा मर्चेंट्स को, बैंकर्स को, इन सबको। तो जगत सेठ इस नए नवाब से खुश नहीं थे कि बहुत ही गर्म खून है, इसके कारण हमें नुकसान हो रहा है। जगत सेठ ट्रेडिशनली ब्रिटिश के साथ तो ट्रेड करते ही रहे, ठीक है, मर्चेंट थे और ब्रिटिश में मर्चेंट बन के आए थे, तो आपस में ट्रेड संबंध तो थे ही। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जगत सेठ को अप्रोच किया। जगत सेठ ने मीर जाफिर को अपने साथ शामिल किया और रॉबर्ट क्लाइव इन दोनों की पार्टनरशिप भी करवा दी। इसमें यह तय किया गया कि अगर ब्रिटिश जीतते हैं तो मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। ठीक है, जगत सेठ बैंकर ही रहेंगे तो उन्हें तो फायदा था, तो अपने पसंद के लोग कुर्सी पे बैठ जाए। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव को यह था कि ब्रिटिश का कंट्रोल आ जाएगा बंगाल के ऊपर और फ्रेंच को निकाल देंगे हम यहां से बाहर। तो इसके साथ एक कॉन्स्पिरेसी डिसाइड होगी कि रॉबर्ट क्लाइव अब लड़ाई छेड़ेगा सिराजुद्दौला के साथ। मीर जाफर का काम था कि अब सिराजुद्दौला अपने आर्मी कमांडर को कहेगा ना कि फौज लेके आना, ये फौज लेके नहीं आएगा बल्कि ऑपोजिट साइड से आ जाएगा सारी फौज लेके। हुआ यही, इस साइड पे फौज वैसे बहुत बड़ी होनी थी पर 5,000 की रहेगी, सारी फौज इस साइड से आ गई, तो ये लड़ाई उल्टी पड़ गई। तो बैटल ऑफ प्लासी को इसी कारण कॉन्स्पिरेसी भी माना जाता है कि इनकी आपस में मिली भगत कारण सिराजुद्दौला हारा और इसके कारण बंगाल के ऊपर कब्जा हो गया। अब वो कब्जा तो हुआ ही हुआ, ठीक है, उस पूरी मतलब ये जो पूरी बैटल हुई, ये बैटल प्लासी ये सारी यहाँ पे समझाई हुई है आप यहाँ पे। बाद मीर जाफर को कुर्सी के ऊपर बिठा दिया गया, वो नवाब बन गया। वो इतना खुश था, उसने रॉबर्ट क्लाइव सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को रज के पैसे बांटे, ठीक है, और टाइम टू टाइम वो और भी गिफ्ट भेजता रहता था। पर होता क्या है, देखो जब तुम किसी को गिफ्ट भेजते रहते हैं ना, लोगों के मन में हमेशा ये आता है कि अगली बारी और बेटर गिफ्ट आएगा, तो वो लालच आने लग गया इनके मन में।
अब लॉन्ग टर्म में मीर जाफर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक हद से ज्यादा महंगे गिफ्ट दे पाए, तो मीर जाफर ने मना करना शुरू कर दिया कि मैं गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा। अब अल्टीमेट रूलर तो ये बन चुके थे ना बंगाल के ब्रिटिश, इन जिन्होंने जिसे राजा बनाया है, किंग मेकर तो यही हुए, तो असली पावर तो इनके पास ही थी। तो इन्होंने क्या किया, मीर जाफर को गद्दी से हटाया और उनके सन इन लॉ मीर कासिम को कुर्सी पे बिठा दिया। मीर कासिम ने वादा किया था कि मैं पे कर दूंगा, मुझे कुर्सी पे बिठा दो। पर मीर कासिम ऐसा पर्सन था जिसे पता था कि ब्रिटिश के इतने पास रह के रूल नहीं किया जा सकता। उसने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद शिफ्ट की, वहां से रूल करने लगा, ठीक है, सब कुछ चलाने लगा। पर लॉन्ग टर्म में मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में भी झड़प हो गई, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश रेवेन्यू की बहुत चोरी कर रहे थे, टैक्सेस नहीं पे करते थे, कुछ नहीं करते थे, ये सोच के कि हम ही नवाब हैं, तो ये कुछ नहीं पे करते थे। इसके कारण मीर कासिम ने जब शिकायत की तो उन्होंने मीर कासिम को भी हटाने की बात कर ली, पर मीर कासिम मीर जाफर की तरह आसानी से हटने वाला नहीं था। मीर कासिम गया, मीर कासिम ऑब्वियसली उसे मुर्शिदाबाद से तो भागना पड़ा जब ब्रिटिश ने वहां पे फोर्स ले ली। मीर कासिम अवध गया। अवध में राजा थे सूजा उद्दौला, सिराजू नहीं, ये कंफ्यूज मत कर देना, ये अवध के राजे हैं, ये अलग पर्सन है, सूजा उद्दौला इस टाइम पे अवध में ही थे। क्यों थे उसका कारण हम वहां पढ़ेंगे मेन सब्जेक्ट में, शाह आलम टू। इन तीनों ने हाथ मिलाया, मीर कासिम ने वादा किया कि देखो अगर बंगाल तुम मुझे वापस दिला देते हो, ब्रिटिश को भगा देते हैं हम, मैं तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स भी दूंगा, कुछ जमीन भी दूंगा, सब दूंगा। इन तीनों ने मिलके ब्रिटिश पे हमला किया। पर ब्रिटिश इस टाइम तक 1764 आते हुए इतने पावरफुल बन चुके थे कि ये तीनों मिलके भी ब्रिटिश को नहीं हरा पाए और मीर कासिम को मार डाला गया। इन दोनों के साथ ब्रिटिश ने बाद में संधि कर ली, समझौता कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इसे कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। पहली बैटल बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हुई। ठीक है, अब बंगाल के कारण देखो 1757 से लेके 1764 तक ये जो बंगाल कब्जा हुआ, बंगाल कब्जा होने के बाद हुआ क्या, देखो बंगाल इंडिया का सबसे अमीर प्रोविंस था, इसने ब्रिटिश की किस्मत बदल दी। ब्रिटिश पैसे से भर गए। पहले उन्हें इंडिया के अंदर कोई भी सामान खरीदना होता था, मिलिट्री का खर्चा करना होता था, सैलरी देनी होती थी, वो सारा पैसा ब्रिटेन से लेके आना पड़ता था। अब बंगाल जो उन्हें मिला, बंगाल का लैंड रेवेन्यू ही सिर्फ इतना था कि इंडिया के सारे खर्चे भी पूरे हो गए, सामान भी खरीदा जाता था, सैलरीज भी होती थी, उसके बाद भी वो अब ब्रिटेन वापस पैसे भेज रहे थे, तो उनके पास भर के पैसे बंगाल से आए थे। इस कारण आपके बंगाल को इतना इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जाता है ब्रिटिश के कॉन्क्वेस्ट में। ठीक है, अब यहीं से अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड सी यू।